So, hi dear student, I hope you all are well. And due to some reasons, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था एंड आज किसी और स्टूडियो में आई एम डूइंग दिस वीडियो. बट एनीवेज हमें अपनी सीरीज तो कंटिन्यू रखनी है एंड हेयर वी आर कमिंग विद द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिटी PYQs स्पेशली फॉर यू गाइज. एंड आज को जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करने वाले हैं जैसे कि फाउंडेशन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम इन यूनिट्स को आज डिस्कस करेंगे. मीन्स फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजन, इन सब टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद इन लास्ट 25 ईयर्स उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग 2 यूनिट्स. आज जो हमारी यूनिट होगी इसके अंदर हम स्पेशली फोकस करेंगे UPSC CSC के एग्जाम को. एंड जो हम क्वेश्चन टारगेट करेंगे फ्रॉम 1995 टू 2025, हम 25 से 1995 तक चलने की कोशिश करेंगे. सर्टेन पार्ट ऑफ UPPCS हम इसको भी कवर करेंगे आज 15-20 क्वेश्चन इसके. एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग, उसके अंदर हम डिफेंस पर्सपेक्टिव के एग्जाम को फोकस करेंगे. बट आई वांट कि आप सारी वीडियोस देखना, क्योंकि PYQs का मतलब यही है कि यू एनालाइज ऑल एंड ईच एंड एवरी PYQ ऑफ द UPSC एग्जाम. ठीक है, चलो फिर पहले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. उसके बाद कह रहा है ये DPSP के अंदर है. वैल्यू एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, कह रहा है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्रीज. अब हमारे पास पर्टिकुलरली यहाँ पे 3 यूनिट्स दे रखी हैं. कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ, तो ये आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. बाकी जो हेरिटेज एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना है उसकी बात फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कर रखी है. और उसके बाद जो बच्चे हैं 14 ईयर्स तक के, उसका उन्हें फैक्ट्रीज में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर वो करेंगे दैट इज अ बेसिक वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट 24 एग्जैक्टली. तो यहाँ पे तीनों जो है एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, हेंस ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच. अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं. नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस, both of them associated with the fundamental basic amendment of the Indian constitution. अब क्वेश्चन है क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कह रहा है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. ठीक है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर. हमारे पास ये 3 कंडीशंस दे रखी हैं कि 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में कोई चेंज करना हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट में कुछ चेंज करना हो, या फिर कंडीशन ऑफ द गवर्नर के ऑफिस में कुछ चेंज करना हो. कह रहे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वी रिक्वायर्ड द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स. मतलब हमारे पास 3 तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं. वो 3 तरह के अमेंडमेंट कुछ इस तरीके से हैं. पहली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. और जो हमारे 50% स्टेट है उनके 1/3 एटलीस्ट असेंबली से उस बिल को पास होना चाहिए. दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स. अब ये जो पर्टिकुलर कह रहा है कि ये जो एंगल है रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स, इन तीनों में से किस चीज के लिए हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ वी नो दिस. अगर हम 7th शेड्यूल में चेंज करेंगे तब हमको करना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होगा. अगर हम स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर से छेड़खानी करेंगे तब हमको रेटिफिकेशन करना होगा, बट नॉट फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, बिकॉज ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये केवल प्रेसिडेंट डिसाइड करता है या फिर पार्लियामेंट डिसाइड करता है. फॉर दैट वी डोंट नीड टू रिक्वायर आस्क द स्टेट लेजिस्लेचर्स कि भाई हमें गवर्नर की पोजीशन में कुछ चेंज करना हो. सो अकॉर्डिंगली हियर स्टेटमेंट 1 and 2 बिकम द करेक्ट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट. फिर यहाँ अगला क्वेश्चन देखो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब कह रहा है कोई भी बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाह रहा है उसको प्रायर रिकमेंड करना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से. एंड दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट. हाँ भाई, अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है. तीसरा, a constitution amendment bill must be passed by the both house of the लोकसभा राज्यसभा by स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग. एग्जैक्टली ये भी है कि जब भी संविधान संशोधन का अधिनियम आता है अंडर आर्टिकल 368, वो दोनों हाउस में एक एक करके अलग अलग पास होगा. इट इज देयर इज नो सच प्रोविजन कि अगर डेडलॉक बन जाए तो दोनों लोग जॉइंट सिटिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लो. ऐसी कोई विधान नहीं, ऐसा एकदम एग्जैक्टली यही विधान रहता है. तो पहला वाला गलत हो जाएगा. द मोमेंट आई हैव क्रॉस्ड द फर्स्ट वन, I am directly jumping to the right answer and the right answer become 2 and 3. Next,
अब ये जो पर्टिकुलर हमारे अमेंडमेंट्स है उनके जो प्रोसीजर्स है आई हैव मेंशन हियर, इसको ढंग से आप लोग पढ़ लेना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप तक देखेंगे वो इन्हीं में से फंसे हुए हैं आपके, सो यू कैन जस्ट फॉलो इट अप। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 innate schedule added which of the following language। अब हमको पता है कि देखो हमारे पास ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, हमने उसके बाद सिंधी को ऐड किया था 21st अमेंडमेंट के आसपास, फिर हमने उसके बाद 3 भाषा और ऐड करी थी, उसमें थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, बोडो, डोगरी, ठीक है, और उसके बाद संथाली और मैथिली और संथाली, ये दोनों चारों हमने ऐड करी थी लास्ट वाले अमेंडमेंट में। मिड वाले अमेंडमेंट में जो हमने किया था 1992 में, उसमें हमने ऐड किया थी ये 3 भाषाएं, और सबसे पहले वाले अमेंडमेंट हमने ऐड करी थी सिंधी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ ऊपर की 3 भाषाएं बिल्कुल हमने ऐड करी थी। मैथिली वॉज लेटर एडेड, तो यहाँ पे पूरा फिगर दे रखा है यहाँ पे। सिंधी वॉज एडेड बाई 21st अमेंडमेंट 1967, तो सिंधी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज हियर एडेड आफ्टर द अमेंडमेंट। उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 से हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया था, और 92nd अमेंडमेंट 2003 से हमने ऐड किया था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो इन्हीं 3 लैंग्वेज के आसपास घूमता है, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही कहती हैं। कह रहा है पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन दी 9th A, म्युनिसिपैलिटीज की पावर 9th A में है, इमरजेंसी पावर पार्ट 18 में है, और प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है भाई, कोई नई बात नहीं है। पंचायत 9, म्युनिसिपैलिटीज 9A, और उसके बाद कोऑपरेटिव 9B। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से एसोसिएटेड एंड ऑल द क्वेश्चंस आर आस्किंग अबाउट राइट टू प्राइवेसी। अब अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने इंसर्ट किया, दैट इज आर्टिकल 21। अब 2018 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू प्राइवेसी को लेके, सो इसके लिए भी आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये क्वेश्चन अभी आया है आपका CISF LDC के अंदर 2026 में, सेम एसोसिएट करता है क्वेश्चन को। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन राइट टू प्राइवेसी इन द फंडामेंटल एज एन फंडामेंटल राइट। शुरू में तो बिल्कुल ऐसी बात थी नहीं। इट वाज एडेड बाय द KS पुट्टुस्वामी केस इन 2017, नौजोदों की बेंच ने KS पुट्टुस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया था एंड मेक इट एज एन फंडामेंटल राइट। Right to privacy is absolute and cannot be restricted even on the ground of national security। अब ये गलत है, राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू प्राइवेसी को भी कर्टेल कर सकते हैं ऑन दिस सिचुएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एंड नेशनल सिक्योरिटी के टाइम पे। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे एलिमिनेट करोगे 1 and 2 बिकम द राइट एब्सोल्यूट आंसर फॉर हियर। और यहाँ सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है कौन सा केस था, कब हुआ था, यू गाइस कैन फॉलो इट अप। Next, a legislation which confers on the executive or the administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following। In nutshell ये कह रहा है कि अगर अनकंट्रोल एग्जीक्यूटिव हो जाएगी तो किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। भाई अगर एग्जीक्यूटिव को आप अनकंट्रोल पावर दे दोगे तो वो तानाशाही की तरह काम करना शुरू करेगा। जब वो तानाशाही की तरह काम करना शुरू करेगा तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट कोई बात ही नहीं होगी, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को कुछ भी नहीं छेड़ रहा, वॉयलेट कर रहा वो। और यहाँ पे आर्टिकल 20 धर्म की कोई मुद्दा ही नहीं है। रही बात रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इन फ्रंट ऑफ लॉ इक्वल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लेकिन अगर एक एग्जीक्यूटिव सुप्रीम बनकर टायरनी की तरह काम करना शुरू कर देगा, दैट डायरेक्टली वॉयलेट्स द आर्टिकल 14। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन से आर्टिकल के अंदर है, 39, एंड 39 इज पार्ट ऑफ DPSP, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। वेल्थ शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इक्वली, तो इसके लिए आर्टिकल 39 कह रहा है which what is the position of the right to property in India। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है इंडिया के अंदर। अब यहाँ जो ये दो तो खत्म ही कर दो, जहां फंडामेंटल राइट आता है। इट इज अ लीगल राइट, बिल्कुल सही बात है। अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, नहीं कोई विदेशी व्यक्ति भी होगा तो वो भी प्रॉपर्टी का राइट रखता है अगर उसके पास लीगल पेपर्स होते हैं तो। Which article of the Constitution of India safeguard one right to marry with other person, that is article 21। right to marry is under article 21 with your own will। With reference to the provision contained in the part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is correct। पार्ट 4 मतलब DPSP की बात कर रहा है। दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, गलत हो जाएगा। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है।
द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात हो सकती है ये भी, ठीक है। एंड 2 and 3 विल बी राइट आंसर। Which one of the following reflect most appropriate relationship between law and liberty? लॉ और लिबर्टी के बीच में सबसे अप्रोप्रिएट रिलेशन क्या है? इफ देर आर नो मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। अगर बहुत कानून होंगे तो लिबर्टी स्वतंत्रता कम हो जाएगी। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो स्वतंत्रता ही नहीं होगी। लिबर्टी आर इन टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि जो लॉ होते हैं वो स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए होते हैं। एक आप तब तक कुछ करने के लिए सही हो जब तक आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से एसोसिएट ये क्वेश्चन पूछा सीएससी ने कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की सबसे एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है? लिबर्टी की सबसे एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये होती है कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी एल्स। भाई मेरी स्वतंत्रता तब तक ही जब तक मैं किसी दूसरे की नाक को टच ना कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ये रेशियो जा रहा है वहां तक मेरी स्वतंत्रता है। इस पेरिफेरी में कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बट जब मैं किसी और की लिबर्टी को प्रॉब्लम मतलब देना शुरू कर दूंगा, एट दैट टाइम आई एम नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द लिबर्टी कॉन्सेप्ट। तो वो नेगेटिव की तरह एक तरीके से कहते हैं ना, ऐसा काम करते हैं कि भाई एक रास्ता है उस पर चलना है। सरकार ने लॉ बनाया कि रुक जाओ गड्ढा है आगे, आपने कहा नहीं आई हैव फुल लिबर्टी टू गो ऑन द रोड। हाँ यू हैव लिबर्टी टू गो, जाओ, उससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। So sometimes law gives us barrier, but they also manage the liberty in the country. Liberty with restriction is good for us. Which of the following statement is are true of the fundamental duties of Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce the duties. नहीं, किसी भी कानून के तहत आप फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करा ही नहीं सकते। दे आर कोरिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज। हाँ ये लीगल ड्यूटीज से कोरिलेट कर सकते हैं। Which one of the following are not necessarily the consequence of proclamation of the president rule in the state? कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं है? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाएगी, ये जरूरी नहीं होता भाई। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट रिमूव होती है, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट रूल कर रहा है और वहां पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से परमिशन नहीं लेगा। दैट मस्ट बी आस्किंग एंड टेकिंग द एड एंड एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो बेसिकली पार्लियामेंट के रूल और गवर्नर बैठा होता है तो वहां पे हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, इसका कोई रिलेशन ही नहीं, लोकल बॉडी को डिसॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि पंचायत में जो हो रहा है वो बात अलग है। तो नॉट नेसेसरी टू डिसॉल्व द लोकल बॉडीज, नेसेसरी भाई होगा ये तो कंपलसरी हो जाता है। और ये भी जरूरी नहीं कि हम स्टेट असेंबली को भंग कर दें, वो तब होता है जब देखो इमरजेंसी लगती है। कभी राष्ट्रपति शासन कब? जब सीएम इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्साइज्ड बाय द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें तो सबसे प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके बाद ये वो दो चीजें, ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 वाले ऑप्शंस होंगे इसमें देखे नहीं। Which principle among the following was added by DPSP of the state policy by 42nd amendment to the constitution? 42nd amendment के अकॉर्डिंग हमने डीपीएसपी के कौन से पार्ट को इसमें ऐड किया था? 42nd amendment में बहुत सी बातें ऐड करी थी। द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, 43 के आसपास है, 43A में। The ideal of the welfare state is relying in the DPSP. DPSP में ideal state की बात हो रखी है। In the context of India, which one of the following is the correct relationship between the right and duties? Right and duties के बीच में जो accurate relationship क्या है? Both are correlative with each other. दोनों एक दूसरे से correlate करते हैं, यही इसका सही मतलब हो जाएगा। Rights are correlative with the duties. एक दूसरे से correlate करते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहते हैं। Which of the following is are among the fundamental duties of citizen laid down the Constitution of India? इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है? राइट टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, राइट टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ इनजस्टिस, ये डीपीएसपी का हिस्सा है, इसे एलिमिनेट कर दो। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब जैसे दो एलिमिनेट कर दूंगा चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मेरे लिए। दूसरे को एलिमिनेट करते ही आई डायरेक्टली जंप टू द आंसर, दैट इज 1 3 and 4। क्योंकि भाई जो ये टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस, ये डीपीएसपी का हिस्सा है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज का।
कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फंड डीपीएसपी की बात कर रही है। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ ये भी है। पंचायत भी लेके आना है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ये भी है। सारी बातें सही हैं इसमें। Which of the following article of Indian Constitution provide that it shall be the duty of the Union to protect every state against the external aggression? एक ही है इसमें, वो है 355, बिकॉज यही स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, तीनों से कोई रिलेशन नहीं इमरजेंसी से। Which of the following article of the DPSP deals with the promotion of international peace and security? That is Article 51 directly. Or the purpose of the inclusion of DPSP of the state policy in India to establish in India as social and the economical democracy. वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं लोग, गांधीयन प्रिंसिपल से कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मत कर देना आप लोग, क्योंकि बेसिक जो थीम हमारी डीपीएसपी का है, इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना है और हमारी डेमोक्रेसी को सोशल एंड इकोनॉमिकल बनाना है। आर्टिकल 31 को रीड करना एक बार, आपको सारी बातें ही दिख जाएंगी। Which of the following amendment of the Indian Constitution empowers the president to send back any matter? देखो सही बात है, सब 42nd अमेंडमेंट ने कहा था कि दैट प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज द इमरजेंसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को उसको मानना ही पड़ेगा। बट 44th अमेंडमेंट ने बोला था कि नहीं, प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास, ताकि वो दोबारा एक बार सोच ले कुछ इम्पोज करने से पहले, स्पेशली द केस ऑफ इमरजेंसी। सो हेंस द राइट आंसर वुड बी द आंसर 44 अमेंडमेंट 1978। अब इसके बाद आते हैं जो अदर स्टेट के एग्जाम है, उनको हम डिस्कस करते हैं। आई हैव वेरी लेस टाइम हियर बिकॉज आई हैव बोरोड दिस स्टूडियो फॉर a few minutes only so that I can continue the series. But anyways, let's see few questions here. Consider the following statement. An amendment to the Constitution of India can be initiated by, एक amendment को कौन initiate कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, बाकी दोनों तो नहीं, तो 1 and 2 only. Which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? आप peacefully without arms assembly करें, प्रॉपर्टी को एक्वायर करें, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, तो प्रॉपर्टी वाला तो खत्म हो गया, तो अब इसको हटा सकते हो, बाकी कहीं भी घूम सकते हो, कोई प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज आर्टिकल 19 सेइंग इटसेल्फ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर emphasized by the right against exploitation? That we have already seen, हमें इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, but the question is repeated, you can see. Which of the following is not a fundamental duty? इनमें से कौन सा fundamental duty नहीं है? To protect and improve the natural environment, respect national anthem, protect monument and to safeguard public property. अब देखो जो monuments को protect करने की बात है, ये भी DPSP का हिस्सा बन जाता है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को कब ऐड किया गया था? सो इट इज वेरी सिंपल, इट वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट 2002। राइट टू एजुकेशन तभी ऐड हुआ था इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग एंड द अरेंजमेंट ऑफ केसेस। अब देखो यहाँ तो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, गोलकनाथ केस 67, केशवानंद 1973, उसके बाद ये होगा 1971, 42nd अमेंडमेंट 1976। सो यू गाइस कैन रिलेट इट, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सामने आंसर भी आप देख सकते हैं। Which of the following article was inserted by 42nd amendment? आपको पता है 42nd amendment से हमने 43A को ऐड किया था, अभी पढ़ के आए थे, participation of workers in the management. Given below are two statement, ठीक है, assertion reasoning की बात कर रखा है। Article 30 of the Indian Constitution does not define the term minorities absolutely. माइनॉरिटीज को हम डिफाइन नहीं करते। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, ये भी बिल्कुल बात सही है। हमारे संविधान के अंदर माइनॉरिटी शब्द को व्याख्यात नहीं किया गया है, और हमारे संविधान के हिसाब से केवल 2 माइनॉरिटी हो सकते हैं, केवल भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। लेट्स सी हाउ मेनी स्लाइड्स आर लेफ्ट। ओहो, स्लाइड्स तो काफी हैं, चलो 1-2 मिनट और है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबर, असर्शन रीजनिंग की बात कर रखा है। The state can treat unequal differently with the objective to creating a level playing field in the social economical properties. Among all equal, the law should be equal and equally administered. बिल्कुल सही, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। आर्टिकल 14 कहता है alike shall be treated alike, और जो जैसा है उसके लिए स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉलिसीज बना सकती है। So basically this provision is not violating Article 14, actually this is implementing the Article 14 कि जो जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए।
उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ये क्योंकि रेमेडी प्रोवाइड करता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बाकी यहाँ से हम बाद में शुरू करेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे, बिकॉज आई हैव सम सर्टेन गाइडलाइंस एंड टाइम्स टू फॉलो इट अप, एंड थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग इट। ठीक है, आपको प्रॉपरली वीडियोस आई गेस आज कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।